गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने ज्योग्राफी की 3 मॉडल पेपरों की बात की है। आज हमारा मॉडल पेपर है चौथा मॉडल पेपर है। तो चलिए बात करते हैं मॉडल पेपर 4 की। पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है? भारत का सबसे लंबा एनएच नेशनल हाईवे कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा एनएच है वो NH7 है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 23 किलोमीटर 2300 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। तो भारत का सबसे लंबा NH वाराणसी से कन्याकुमारी NH7। दूसरा क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेलमार्ग। पार महाद्वीपीय रेलमार्ग क्या होता है? जो एक महाद्वीप के आर पार गुजरता है उसे हम पार महाद्वीपीय कहते हैं। तो विश्व का जो सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेलमार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है। कौन सा रेलमार्ग है? ट्रांस साइबेरियन, जो लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, ओमास्क, चिता, खबारोव्स्क और अंतिम जो स्टेशन है वो व्लादिवोस्तोक है। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। देखो अब तक विश्व का सबसे लंबा यही है, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप में जो केप कायरा रेलमार्ग है, केप कायरा जो मिस्र की राजधानी कायरा को केप टाउन तक जोड़ता है, जिसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर है, वो निर्माणाधीन है। यदि वह रेलमार्ग पूरा हो जाएगा तो विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा होगा? केप कायरा रेलमार्ग। अगला क्वेश्चन है तापी परियोजना क्या है? तापी परियोजना की लंबाई 1814 किलोमीटर है। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो तुर्कमेनिस्तान के मेरी शहर में हुआ था। जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तापी परियोजना की लंबाई कितनी? 1814। उद्घाटन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मेरी शहर, तुर्कमेनिस्तान के मेरी शहर में हुआ था। कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में ये परियोजना लागू की गई। 4 सार्वजनिक संचार के साधन। सार्वजनिक संचार के साधन नॉर्मल क्वेश्चन है। टीवी, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र और पुस्तक। अगला क्वेश्चन है गेट क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है जनरल अरेंजमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक पर शुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता। ये विश्व का पहला व्यापारिक महासमझौता है। इसके अंतर्गत विश्व का 75% व्यापार समाप्त होता है। 1994 में इसके स्थान पर WTO की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब विश्व का जितना भी व्यापार की जो देख रेख का काम है वो WTO द्वारा किया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। अगला क्वेश्चन है CCPI के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा। CCPI ने पर्यावरण प्रदूषण की क्या परिभाषा दी थी? कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर, क्या परिभाषा दी थी? कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय में, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय में जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये परिभाषा दी थी CCPI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हरित गृह प्रभाव, या इसे हमें दूसरा नाम है इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन हरित गृह प्रभाव के नाम से भी आ सकता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी आ सकता है। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो गैस हैं ये हरित गृह के लिए जिम्मेदार गैस हैं। देखो हरित गृह क्या होता है? सर्वाधिक हरित गृह के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो CO2 को माना गया है। क्या होता है हरित गृह? कि पर्यावरण प्रदूषण या औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला जो CO2 या जैविक ईंधन से जो CO2 गैस निकलती है वो वायुमंडल में चली जाती है।
वायुमंडल में इसकी एक मोटी परत बन जाती है। जो सूर्य से आने वाली जो लघु किरणें उनके लिए तो पारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब जो लघु किरणें सूर्य की पृथ्वी पर आती हैं वो पृथ्वी तक भेज देती है, लेकिन रात में जब पृथ्वी अपना वापस दीर्घ विकिरण या पार्थिव विकिरण जो किरणें वापस अंतरिक्ष में भेजती है उसको क्या कर लेती है, वो वायुमंडल में ही रोक लेती है, जिसके कारण धीरे धीरे वायुमंडल गर्म होने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव के क्या इफेक्ट हैं या दुष्परिणाम क्या हैं? हरित गृह प्रभाव से धरातल के तापमान में क्या आने लगती है, वृद्धि होने लगती है। जलवायु में परिवर्तन होने लगता है। ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर मतलब जो बड़े बड़े बर्फ के जो रेगिस्तान है जैसे अंटार्कटिका है, जो क्षेत्र है वो पिघलने लगते हैं। समुद्र के जल स्तर में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। यह हरित गृह प्रभाव वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें 15-16 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा टाइम का ये वीडियो नहीं है। तो आप इनको, और आप जो इस वीडियो के अकेले भरोसे मत रहना, साथ साथ में जो नोट्स हैं दे रखे हैं वो भी आप पढ़ना। तो वीडियो को देखते रहना और साथ साथ में आपको नोट्स भी पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष, क्या पक्ष हैं? व्यापार की दिशा, कि व्यापार है वो कौन सी दिशा में हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र में हो रहा है, तृतीय क्षेत्र में हो रहा है, चतुर्थ में या पंचम में हो रहा है। परिणाम, व्यापार के परिणाम क्या है? संतुलन, व्यापार का संतुलन कैसा? संतुलन मतलब होता है कि यदि आयात से ज़्यादा निर्यात हो रहा है, यदि हम आयात से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, निर्यात हो रहे हैं, तो उसे हमें ऋणात्मक व्यापार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लॉस होता है। और यदि हमें आयात से ज़्यादा या निर्यात से ज़्यादा आयात करें तो उसे हम धनात्मक व्यापार बोलते हैं। संयोजन और व्यापार का संयोजन, ये व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड के पक्ष हैं। व्यापार की दिशा है, परिणाम है, संतुलन और संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाए। तो विश्व के मानचित्र में आपको जो निम्न स्थान है उनको दर्शाना है। विश्व का मानचित्र आता है एग्जाम में, देखो सिएटल ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैडबरी और मॉन्ट्रियल ये दोनों क्षेत्र कनाडा में है। कैडबरी और मॉन्ट्रियल ये दोनों क्षेत्र कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रिटोरिया ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है। तो इन क्षेत्रों का आपको ध्यान से देखना है मानचित्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रवास के परिणाम। देखो मैंने आपके मॉडल पेपर में बताया कि प्रवास क्या होता है, एक स्थान से माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उद्देश्यपूर्ण गमन करना है। क्या कहलाता है, प्रवास से कहलाता है। परिणाम, प्रवास के क्या परिणाम होते हैं? देखो स्टूडेंट, जैसे ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारे रहन सहन खान पान में क्या आता है, बदलाव आता है। हम जो लोग प्रवास करते हैं उनके साथ उनकी संस्कृति भाषा धर्म का भी क्या होता है, प्रचार होता है या फैलाव होता है। आनुपातिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि होती है। भाई जिस स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो जाने वाले स्थान पर आनुपातिक रूप से जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और बेरोजगारी की समस्या, मतलब जो प्रवास के कारण जिस स्थान पर लोग जा रहे हैं उस स्थान पर बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मेगालोपोलिस क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, मेगालोपोलिस, इसे हम मेगालोपोलिस भी कहते हैं। मिलियन सिटी के नाम से भी प्रश्न आता है कि मेगालोपोलिस क्या होता है, या मिलियन सिटी किसे कहते हैं, या वृहद नगर किसे कहते हैं। चौथा है, एक नाम और आता है मेगा सिटी। एग्जाम में इन चारों नामों को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में किसी भी नाम से प्रश्न आ सकता है, मेगालोपोलिस के नाम से भी आ सकता है, मिलियन सिटी के नाम से भी आ सकता है,
या वृतनगर या मेगा सिटी के नाम से भी आ सकता है। तो क्या होते हैं कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या 50 लाख से क्या हो अधिक हो उसे हम मेगालोपोलिस, मिलियन सिटी, वृतनगर या मेगा सिटी कहते हैं। मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन गोटमैन में। ये नाम ध्यान में रखना है कि मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन गोटमैन ने किया था। उदाहरण जैसे कौन कौन से? शिकागो है, मॉस्को है, टोक्यो है, बीजिंग है, लंदन है। ये जो शहर है बड़े बड़े, ये मेगालोपोलिस की श्रेणी में आते हैं, जिनकी जनसंख्या 50 लाख से क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा के बागानों को ब्राजील में क्या कहते हैं? जो कॉफी कहवा के बागानों को ब्राजील में फजेंडा कहते हैं। ध्यान में रखना कि कहवा के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उसे हम ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? फजेंडा नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरितशील कृषि या इसे हम भारत में झूमिंग कृषि भी कहते हैं। क्या होती है? जंगलों को काट कर जलाकर आदिवासी जनजातियों द्वारा वहाँ पर 2-3 साल के लिए क्या की जाती है? कृषि की जाती है। जब वहाँ पर ये पुराने तरीके से की जाने वाली कृषि होती है, वहाँ पर 2-3 साल के लिए कृषि की जाती है। जैसे ही उस भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तो वही प्रक्रिया बाद में दूसरे स्थान पर अपनाई जाती है। देखो कई बार क्वेश्चन आया है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? या इसे दहन या कर्तन कृषि भी कहते हैं। ना ध्यान में रखना, दहन या कर्तन कृषि भी कहते हैं। देखो स्थानांतरित जो कृषि है उस कृषि को विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न भी आया कई बार, तो आपको ध्यान में रखना है। स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में हम रोका कहते हैं, अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, भारत में झूमिंग कहते हैं, श्रीलंका में चेना कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, केरल में कुमारी पोनम और राजस्थान में वालरा कहते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। स्थानांतरित कृषि के विश्व में अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अब की बार अधिकतर चांस है प्रश्न आने का। देखो यदि परियोजनाओं में से क्वेश्चन आएगा तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और माई बजाज सागर परियोजना, ये आप दो को ध्यान में रखना। पिछली बार चंबल नहर परियोजना का क्वेश्चन आया हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है? देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्घाटन या जो स्थापना या शुरुआत हुई थी वो 1949 में हुई थी। योजना, इस नहर की जो योजना तैयार की थी बीकानेर का इंजीनियर था कंवर सेन, इसने इस नहर की योजना तैयार की थी। उद्गम, कहाँ से निकाली गई ये नहर? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज से निकाली गई है। हरिके बैराज क्या होता है? क्या होता है बैराज? कि जिसका पानी केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इंदिरा गांधी नहर का सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से। देखो मानचित्र द्वारा ध्यान से समझना, यह सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज स्थित है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, पंजाब और हरियाणा से होते हुए इसका जो अंतिम छोर है वो बाड़मेर गडरा रोड तक है। देखो इसकी जो कुल लंबाई है वो तो 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन पंजाब और हरियाणा तक राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो है 204। फीडर क्या होता है? कि नहर का वो हिस्सा जो काम में नहीं लिया गया हो या जिसका पानी काम में नहीं लिया गया उसे हम क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। तो पंजाब और हरियाणा में इंदिरा गांधी नहर के पानी का उपयोग नहीं किया जाता, कि इसका उपयोग केवल राजस्थान में ही किया जाता है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर आदि जिलों में इस नहर का पानी काम में लिया जाता है। इस नहर की जो कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है 445, क्योंकि जो फीडर की लंबाई है पंजाब हरियाणा में 204 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर की लंबाई, फीडर क्या होता है मैंने बताया कि नहर का वो हिस्सा जिसका पानी काम में नहीं लिया जाता। इसका अंतिम जो छोर है, इस नहर का जो अंतिम छोर है गडरा रोड बाड़मेर तक है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि
मरुस्थल का जो मरुस्थल का जो ढलान है वो पश्चिमी भाग में होने के कारण पूर्वी भागों में पानी पहुंचाने के लिए इस नहर से 8 लिफ्ट नहर निकाली गई, जैसे गंदेली सावर लिफ्ट नहर, चूरू वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, लूणकरण लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, ये लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इसके अलावा इसे अनेक शाखाएं भी निकाली गई हैं, जैसे मसीता वाली हेड, चारण वाली, पुंगल शाखा, बीकानेर शाखा, ये शाखाएं निकाली गई हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आप ये क्वेश्चन आया था। पंपास और प्रेरी, पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय, अर्जेंटीना में तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। डाउन्स आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, वेल्स आप जानते हैं अफ्रीका में बोलते हैं। और देखो, हाँ, पंपास और प्रेरी किस प्रकार के में पंपास और प्रेरी मैदानों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? परिकीर्ण या एकांकी अधिवास, ये ग्रामीण अधिवास का एक प्रकार है। परिकीर्ण या ग्रामीण अधिवास के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सघन या सघन अधिवास, इसे हम बोलते हैं गुच्छित अधिवास भी बोल सकते हैं। दूसरा है परिकीर्ण, परिकीर्ण का मतलब होता है बिखरे हुए, सघन का मतलब एक स्थान पर अधिकतर, परिकीर्ण बिखरे हुए या एकांकी अधिवास बोलते हैं। 2 नंबर है। 3 नंबर मिश्रित अधिवास, मिश्रित अधिवास बोलते हैं। और 4 नंबर है पल्ली, पल्ली का मतलब है पुराना अधिवास, पल्ली या इसे पुराना अधिवास भी बोलते हैं, जो मैदान जो पर्वतों की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। सघन अधिवास अधिकतर समतल उपजाऊ मैदानी भागों में पाए जाते हैं। परिकीर्ण और एकांकी जो अधिवास होते हैं वो पंपास और प्रेरी घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो, ताकि हमारा जो वीडियो है वो आगे से आगे स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा सकें।